नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर, ऐसे अंतर जो प्रीवियस सालों में पूछे गए हों, यानी कि 4 से 5 साल के पूछे गए महत्वपूर्ण अंतरों पे आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है 4 नंबर के अंतर आता है, 4 कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी और पेन ले लें जिससे आप नोट्स बनाते चलें। और बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट की वीडियो डालता हूं। क्लियर बेटा? तो पहला अंतर है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, परागण और निषेचन में अंतर। किसमें बेटा? परागण और निषेचन में अंतर। तो ध्यान से सुनना, परागण किसे कहते हैं? तो परागण बेटा होता है, जैसे मान लीजिए एक पुष्प है और पुष्प पे क्या होता है? पुंकेसर, और पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकोश, और परागकोश में क्या भरे होते हैं बेटा? परागकण। और जब परागकण कहां पे गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहां पे गिरते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर। तो यह क्रिया कहलाती है परागण। नहीं समझ में आया तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो डायग्राम देखते हैं तब हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक पुष्प का डायग्राम है। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों पुष्प का डायग्राम में? देखना ध्यान से। क्लियर? एक एक चीज क्लियर होगी आपकी। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आप देख रहे हो ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्लियर? और पुंकेसर में ये होता है परागकोश, और परागकोश में बेटा क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं बेटा? परागकण। क्लियर हुआ? अब ये परागकण कहां पे गिरते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर। ये होता है वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? परागण। याद हुआ? और कोई पूछ ले आपको जो पुंकेसर होता है कौन सा भाग होता है बेटा? पुंकेसर होता है नर, यानी कि पुष्प में नर भाग। और जो वर्तिकाग्र जो होती है पुष्प में कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र का मादा भाग। क्लियर? यानी कि नर का पुंकेसर के परागकोश कहां पर गिरते हैं बेटा? मादा के वर्तिकाग्र पर। गिरने की क्रिया क्या कहलाएगी बेटा? परागकण। क्लियर हुआ? परागकण क्या है? कोई पूछ ले पुंकेसर क्या है, बता दोगे? पुष्प का नर भाग। और वर्तिकाग्र क्या है? पुष्प का मादा भाग। यानी कि नर का पुंकेसर के परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वह क्रिया कहलाएगी परागण। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा? क्या होता है परागण? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? परागण तो लिखा हुआ है, यह परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया है जिसे अपन लोग परागण कह रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? निषेचन क्या होता है? जब नर और मादा का संलयन होता है अर्थात मिलन होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है बेटा निषेचन। यानी कि नर और मादा के मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। यह एक बाह्य प्रक्रिया है, यानी कि बाहर होने वाली प्रक्रिया। परागण कहां होता है? बाहर। निषेचन कहां होता है बेटा? अंदर, यानी कि आंतरिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया बेटा? आंतरिक प्रक्रिया, यानी कि शरीर के अंदर होने वाली। क्लियर? प्रश्न पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे। इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसे बेटा? परागण को संपन्न करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे समझना, जैसे वायु, जैसे बेटा वायु और कीट। ठीक है? कीट और भी बहुत सारे ले सकते हैं हम लोग। क्या? पानी। क्लियर? अब समझना कैसे। जैसे मान लीजिए एक पुष्प है और एक दूसरा पुष्प है, तो जैसे ही हवा चलेगी यानी कि वायु, तो होगा क्या? एक पुष्प के परागकण के परागकोश कहां गिरते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी कि पुष्प के मादा भाग पर गिरेंगे हवा के कारण। तो क्या होगा? परागण। तो किसके माध्यम से होगा बेटा? वायु के माध्यम से भी हो सकता है, कीट के माध्यम से भी हो सकता है। कीट के माध्यम से कैसे होगा? मान लीजिए पुष्प पे एक कीट बैठा हुआ है। किस भाग पर? नर भाग पर। नर के किस भाग पर? परागकण पर। ठीक है? तो उसके पंजे पे चिपचिपा पदार्थ लग गया और वही जाकर किस पे बैठ गया? फिर वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर जैसे ही बैठेगा यह क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। तो क्रिया संपन्न हो जाएगी। हाँ या ना किसके द्वारा होगी? वो कीट के द्वारा। तो हाँ या ना समझ में आ रहा है? तो इसमें हम क्या करते हैं? माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला है इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल बात सही है बेटा, क्योंकि ये परागण क्रिया है, इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनना। यानी कि नर से क्या निकलता है, नर से युग्मक, नर भाग से युग्मक और मादा भाग से युग्मक, मादा भाग से क्या बेटा युग्मक, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिलकर निर्माण करते हैं युग्मनज का। किसका बेटा युग्मनज। ध्यान से सुनना, नर का युग्मक और मादा का युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, लेकिन इसमें निर्माण नहीं होता है। आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट चल रहे बेटा, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चला जाए मेरे चाशनी में डूबे हुए रसगुल्लो। अगला है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं और अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो ध्यान से सुनना। पहला है बेटा, यह प्रक्रिया वृषण में होती है। यह क्रिया बेटा किसमें होती है, वृषण। अब ये वृषण क्या होता है, सांकेतिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर, देखो इस तरह से इसका डायग्राम होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसको बोलते हैं बेटा वृषण, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को वृषण। यानी कि हमारे जो नर भाग होता है, नर में वृषण कितने जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी। और इस भाग को आप लोग बोलते हो शिश्न, शिश्न या पेनिस या लिंग। क्लियर, इसको आप शिश्न बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं वृषण। ये किस में पाए जाते हैं बेटा, पुरुषों में। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा, ऐसे में आशा करता हूं। क्लियर, यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है, और अंडाशय बेटा किसमें होता है, मादा में। किसमें बेटा, मादा, यानी कि स्त्रियों में कह सकते हैं मादा। जरूरी नहीं स्त्रियों, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं मादा किसे। ठीक है, ये किसमें होता है, नर में। क्लियर, अगला है देखो, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। इसमें बेटा वृद्धि अवस्था कैसी होती है, छोटी। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी। और इसमें वृद्धि अवस्था कैसी होती है, बहुत लंबी। इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलें। इसमें प्राथमिक, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, सर्मेटोसाइड, सर्मेटोसाइड से 4 शुक्राणु बनते हैं। किसमें बेटा, शुक्राणु जनन में कितने शुक्राणु बनते हैं बेटा, 4 शुक्राणु। और इसमें बेटा क्या होता है, इसमें प्राथमिक कुसाइट से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। कितने अंडाणु बेटा, 1 अंडाणु का निर्माण होता है। आगे देखिए, इसमें ध्रुवीयकाय, क्या बेटा, इसमें ध्रुवीयकाय नहीं बनते और इसमें ध्रुवीयकाय बनते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, ध्रुवीयकाय क्या है सर जी, समझा दीजिए। तो मैं केवल, अगर आपको समझना है तो कमेंट कर देना, क्योंकि ये अंतर चल रहे हैं और मैं इसको समझाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर, तो जिसको समझना है कमेंट करे, मैं इसकी स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। आगे चलें बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। इस पे आप क्या कर लीजिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। भ्रूण कोश, क्या है बेटा, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश। क्या अंतर होता है भ्रूण कोश में और भ्रूण कोश में। क्लियर, देखो ध्यान से, यह अगुणित होता है, अगुणित यानी कि n, या आप x भी कह सकते हो। क्लियर, इसका सांकेतिक x या n होता है। यह त्रिगुणित होता है, यानी कि 3x या 3n। क्योंकि बेटा मैं डिटेल में बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे अंतर मैंने उठाए हैं इस वीडियो में, और डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप समझते चलें, केवल ये n होता है, ये 3n होता है। क्लियर, क्योंकि पेपर में हमें अंतर लिखने हैं इस वीडियो से। यह भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन बेटा, भ्रूण कोश जो होता है किसमें सहायक होता है, विकास में। भ्रूण के विकास, भ्रूण यानी कि बच्चा, भ्रूण के विकास में सहायक होता है। और ये किस में सहायक होता है बेटा, भ्रूण के पोषण में, यानी कि भ्रूण को पोषण यानी कि खाना। क्लियर, भ्रूण को खाने देने में सहायक होता है, ये भ्रूण की विकास करने में यानी कि वृद्धि करने में। इसमें भोजन संचित नहीं रहता, भोजन संचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, भ्रूण का विकास, इसमें भोजन संचित रहता है।
इसमें भोजन संचित रहता है। क्लियर हुआ यहां तक। अगला है बेटा, इसका विकास क्रियाशील, यहां पे सुनना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। इसका जो विकास होता है बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। और इसमें किससे होता है बेटा? भ्रूणपोष कोशिका से। इसमें किससे होता है बेटा? भ्रूणपोष कोशिका से। इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलें बेटा। अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आप इसको भी अंतर में लिख सकते हो, यानी कि इन दोनों की फुल फॉर्म। तो पहला अंतर क्या है बेटा? यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। किस में बेटा? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, और आरएनए बेटा किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखो, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यानी कि किस तरह से, ध्यान से सुनना, इस तरह से श्रृंखला इसमें होती है। और इसमें बेटा कैसी होती है? एक पॉलीटाइड, यानी कि इस तरह से श्रृंखला होती है एक, इसमें होती है द्विश्रृंखला। अगला है, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, इसमें राइबो शर्करा होता है। राइबो शर्करा होता है, या आप राइबोस भी लिख सकते हो, ठीक है? राइबो शर्करा होता है। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए में थाइमिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन ये पाए जाते हैं। इसमें क्या लिखा है मैंने? थाइमिन क्षार पाया जाता है। किसमें? डीएनए में। और आरएनए में बेटा क्या पाया जाता है? यूरेसिल क्षार। कौन सा क्षार बेटा? यूरेसिल क्षार। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये प्रश्न उठ के आएगा आपके दिमाग में, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना? तो इसको भी मैं छोटे छोटे प्रश्नों में कराऊंगा। आनुवंशिक पदार्थ सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सिंपल भाषा में छोटा समझें कि किसी भी, जैसे मान लीजिए एक पुत्र है किसी का, एक बाप है, ठीक है ना, मां यानी कि पिता और बेटा, तो हमें कैसे पता चलेगा ये इसी का बेटा है? तो हम डीएनए जांच करते हैं उसकी, तो वही तो आनुवंशिक कोड होता है हमारे अंदर, आनुवंशिक कोड बोलते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये हमारा ही पुत्र है। तो वो आनुवंशिक पदार्थ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। क्लियर? इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है बेटा वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण। वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण, ध्यान से सुनना इसको भी। ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण बेटा? जीन में परिवर्तन के कारण। और जीन कहाँ होते हैं? जीन आनुवंशिक पीढ़ी में, जैसे कि माता पिता से हम में जीन आएंगे और हमसे हमारे बच्चों में जीन आएंगे, ठीक है? इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये लक्षण वायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, उपार्जित जो लक्षण होते हैं वो वायुमंडल के कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, सिंपल भाषा में, जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति है और यहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु सम जलवायु है। यहाँ पे काले भी पाए जाते हैं, गोरे भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है तो वो गोरा पाया जाएगा, क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। तो किस पे डिपेंड होता है? उपार्जित लक्षण कैसे बनेंगे? जलवायु से। क्लियर? आगे समझो, ये वंशागत होते हैं। वंशागत का मैंने मतलब बताया अभी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये वंशागत नहीं होते, क्योंकि जैसी जलवायु में रहेंगे वैसे हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति काला है और उसका बेटा अमेरिका में रहे तो वो गोरा हो जाएगा, समझ रहे हो? और उसका बेटा फिर इंडिया में रहेगा तो वो भी काला हो सकता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जलवायु डिपेंड करेगी, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है। आगे देखो, ये जीव के जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं। किसमें बेटा? जनन द्रव्य में, यानी कि जनन क्रिया के दौरान ये जीव के दय द्रव्य में प्रभावित होते हैं। किसमें बेटा? दय द्रव्य में प्रभावित होते हैं। आगे देखो, लेमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे। किसके विषय में बेटा? वंशागत लक्षण के विषय में। लेमार्क और डार्विन को कोई भी ज्ञान नहीं था। लेमार्क ने ही, इसमें देखो, लेमार्क ने ही इन्हें उपार्जित लक्षण नाम दिया। किसको बेटा? उपार्जित लक्षण नाम दिया। किसने? लेमार्क ने।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा अपन लोग फास्ट ही रिवीजन करेंगे। आगे देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, इसको समझेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। देखो, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक में होता है, एक दिशक यानी कि एक पीढ़ी। अभी समझेंगे, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक में नहीं होता है, यानी कि कई पीढ़ियों में होता है। ठीक है, अभी समझेंगे इसको अच्छे से, क्या है मैटर। कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, यानी कि समझ लीजिए इसको। एक दिशक का मतलब यहाँ पे क्या रखा गया है। जैसे मान लीजिए हरे पौधे हैं, और हरे पौधे कौन खाता है, टिड्डा। अगर हमारे पास हरे पौधे न हो तो टिड्डा नष्ट हो जाएगा। तो यही तो बोला गया, इसका प्रभाव एक दिशक में होता है। समझ पा रहे हो। और यह भी बोला गया, कोई भी कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, यानी कि हमारे पास टिड्डा ना हो तो मेढक क्यों आएंगे, तो मेढक तो टिड्डा खाता है ना। समझने के लिए समझो, मेढक क्या खाएगा, टिड्डा, और टिड्डा है ही नहीं तो मेढक मर जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसकी पीढ़ी कोई भी कड़ी टूटने पर, इसमें से कोई भी हट जाने पर ये टूट जाएगी। लेकिन कोई भी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होती, किसमें, खाद्य जाल में। क्यों नहीं होती है ये भी समझ लीजिए। हरे पौधे टिड्डा खाता है, और हरे पौधे चूहा खाता है, और हरे चूहा को कौन खाती है, बिल्ली, और खरगोश को भी बिल्ली खाता है, खरगोश को भी बिल्ली खा लेती है ना। तो ये समझो, इसमें खाद्य जाल में और श्रृंखला में अंतर क्या है। खाद्य जाल का मतलब है एक सिस्टमेटिकली, मतलब एक पे दूसरा डिपेंड है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड है, लेकिन पहले पर भी है। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए मेरे पास चूहा है, ये चूहा देख पा रहे हो, इस चूहा को बिल्ली खा लेगी, हाँ या ना। और इस चूहे को कौन खा लेता है, बाज भी खा लेता है, और बाज तो सांप को भी खा लेता है। तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए चूहा नष्ट हो जाए तो बाज किसको खाएगा, सांप को। समझ पा रहे हो ना। तो बाज का काम चल जाएगा ना। और इसमें क्या होता था, कोई भी एक नष्ट होने पर वो श्रृंखला टूट जाती थी। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लियर बेटा। अगला है, ऊर्जा की गणना सरल है। इसमें ऊर्जा की गणना कैसी होती है बेटा, सरल। इसमें कैसी होती है, जटिल। इसमें बेटा कैसी होती है, जटिल। एक जीव के केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, केवल एक ही पोषण स्तर। तो बताएंगे पोषण स्तर मतलब है कौन किसे खाएगा, केवल एक स्तर होता है। और इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं, इसमें अधिक स्तर होते हैं। कोई जरूरी नहीं भैया चूहा को जो खाएगा वो बिल्ली ही खाएगी, बाज भी खा सकता है। क्लियर। इसके खाने के जो पोषण स्तर हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही होता है। इसका आप अच्छे से उदाहरण देके समझाना। इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर। अब देखेंगे बेटा आगे, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। क्या है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। यानी कि लघु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं अपन लोग, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और गुरु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं बेटा, बीजांड। इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, मैं ये बता चुका हूं। परागकोश में बेटा क्या बनते हैं, परागकण। क्लियर, ये समझा चुका हूं मैं पहले ही प्रश्न में। इसमें क्या होता है, बीजांड में अंडाशय का भाग होता है। बीजांड किसका भाग होता है बेटा, अंडाशय का। क्लियर। अगला है, परागकोश पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। यह भी मैं समझा चुका हूं। जो परागकोश होता है पुष्प के नर जननांग किसका भाग होता है, पुंकेसर का। और इसमें जो वर्तिकाग्र होती है किसका भाग होता है, मादा भाग का। मादा का ही तो भाग होता है क्या, वर्तिकाग्र या अंडाशय। क्लियर। इसमें देखो, बीजांड में मादा अंग भ्रूण कोश पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, भ्रूण कोश। यानी कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड। ठीक है। और भ्रूण कोश उसी को बोल रहे हैं, उसी में अंदर होता है भ्रूण कोश, जहां पे बच्चे का निर्माण होगा, भ्रूण कोश। यानी कि फल बनेगा ना बाद में। देखो, परागकोश में लघु बीजाणुधानी जनन प्रक्रिया होती है। कौन सी वाली, लघु बीजाणुधानी जनन प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है, बीजांड में गुरु बीजाणुधानी जनन प्रक्रिया होती है। क्लियर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सभी अंतर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना, मैं उस पे स्पेशल वीडियो बना के समझा दूंगा। मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, बेहतर से बेहतर। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, कहां पे बेहतर से बेहतर नहीं समझा पा रहा हूं आपको। तो
तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।